हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशंस काफी ज्यादा अच्छी चल भी रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपके लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के आऊंगी फॉर आरबीडब्ल्यूएम। तो एग्जाम में जाने से पहले आप इसको भी देख करके जाइएगा, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब प्राइवेट बैंकिंग? प्राइवेट बैंकिंग को कौन सा टर्म यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है? क्लास रिटेल बैंकिंग, मास रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? अब ये चीज मैंने आपको बार बार बताया है कि प्राइवेट बैंकिंग को हम क्लास रिटेल बैंकिंग के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप किस तरीके के क्लाइंट को सर्व करते हो, तो जितने भी आपके HNI होते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, या इनको नीश सेगमेंट कस्टमर भी आप बोलते हो, जिनके पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी होता है, तो किस तरीके का प्रोडक्ट हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड करते हैं? तो कस्टमाइज हम यहाँ पर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज HNI कस्टमर्स को, क्लास रिटेल बैंकिंग के कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर प्राइवेट बैंकिंग और क्लास रिटेल बैंकिंग दोनों ही सेम होता है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर सेम एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं। विच इंडियन बैंक लॉन्च द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? अब पहला क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था? इंडियन बैंक की बात की जा रही है। सिटी बैंक, SBI, बैंक ऑफ अमेरिका और बैंक ऑफ बड़ौदा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिटी बैंक इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अर्ली 1980s में सिटी बैंक ने पहला ऐसा बैंक था जिसने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को इंडिया में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the key feature of the strategic business unit approach in retail banking? Again ये repeated questions है, 4 options है। Independent business entity within a larger organization, it merges with other departments for integrated decision making, it focus only on the cost cutting strategy, it operates without autonomy to ensure central control। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज है विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव और मेन फोकस होता है प्रोडक्ट पे एंड मार्केट सेगमेंट। प्रोडक्ट एंड मार्केट सेगमेंट पे इनका मेन फोकस होता है, ठीक है? चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के भी बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा और डिपार्टमेंटल के भी बारे में। डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर जितने भी बैंक होते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोचेस का यूज करते हैं। रीजन क्या है? डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या कहता है आपसे? तो डिपार्टमेंटल अप्रोच कहता है कि rather than dividing your business into बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, आप इसको डिवाइड करो बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड बेस्ड ऑन द टास्क दे परफॉर्म, ठीक है? फिर आता है आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, स्मॉलर बैंक होते हैं, वो आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं, जितने भी आपके टेक्नोलॉजी है, पीपल है, डिलीवरी चैनल्स है, सबको हम क्या करते हैं? एक जगह यूनाइट कर देते हैं एज अ सिस्टम, ठीक है? और एक जगह यूनाइट करके यहाँ पर हम रख देते हैं, जिससे क्विकली अगर हमें कोई भी कस्टमर का डेटा चाहिए, कोई भी चीजें जाननी है, तो आसानी से हम यहाँ पे जान पाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर क्या होती है? इंटीग्रेटेड होती है, ठीक है? तो ये जो है आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे चलते हैं। Which of the following bank uses horizontally organized model? तो horizontally organized model का जो इस्तेमाल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा किया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें क्या होता है? जितने भी सर्विसेज देते हो, जैसे मान लो कोई कस्टमर है जिसने सेविंग अकाउंट, एक ही पर्सन है राम, वो सेविंग अकाउंट लेने आया और राम ही है जो क्रेडिट कार्ड लेने आया, तो इस दोनों को क्या करते हैं हम? डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल में डालते हैं। इसके लिए आपका सेविंग अकाउंट के लिए डेडिकेटेड टीम होती है जो सेविंग अकाउंट को हैंडल करती है। क्रेडिट कार्ड का जो टीम होता है डेडिकेटेड होता है जो आपके क्रेडिट कार्ड को हैंडल करती है। तो नाम एक है, पर्सन एक है, लेकिन उसने 2 यहाँ पर प्रोडक्ट लिए हैं, तो दोनों प्रोडक्ट को एक डब्बे में ना डाल के, एक बिजनेस मॉडल में ना डाल के, हम दोनों को अलग अलग बिजनेस मॉडल में डालते हैं, ठीक है? इसको हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल बोलते हैं। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है? अगर यही राम है और राम यहाँ पर लोन लेने आया है, जैसे मान लीजिए राम ने होम लोन लिया और राम ने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी लिया, तो दोनों को हम क्या करेंगे? या चलिए राम ने यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिया, तो दोनों को हम एक ही
मॉडल, बिजनेस मॉडल में रखेंगे। तो यहाँ पर कस्टमर्स का डेटा क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है इन केस ऑफ वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये दो आपके मॉडल्स हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रही थी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप आपके 4 तरीके के बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर होते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली जो हमने देख लिया है, एक होता है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और दूसरा होता है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है और वर्टिकली प्रीडोमिनेंटली जो होता है ऑर्गेनाइज्ड मॉडल ये आपका कस्टमर ओरिएंटेड होता है। तो ये आपके 4 तरीके के मॉडल होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अ बैंक हैज अ फी इनकम ऑफ ₹3 लाख, नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹5 लाख एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ₹4 लाख। If the average total assets are ₹60 lakh, what is the return on asset? आपसे क्वेश्चन पूछा है रिटर्न ऑन एसेट से रिलेटेड। फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन एसेट का, तो इसका फॉर्मूला होता है फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस आपका हो जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट और डिवाइडेड बाय आपका होता है एवरेज टोटल एसेट। अब आप देखो एज इट इज क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला बेस्ड पूछ दिया गया है। आपके पास फी इनकम है 3 लाख का, नेट इंटरेस्ट इनकम है 5 लाख का, माइनस कर दो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि 4 लाख का है। अब इसको मुझे कितना से डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करना है। यहीं पे आप डिवाइड कर दो 60 लाख से, ठीक है। अब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 है और 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 60 आएगा। जब आप इसको और इंटू कर दोगे 100, तो जब आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो 6.6% आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If company X has a gross profit of ₹30 lakhs and the sales of ₹80 lakh, what is the gross profit margin? पूछ दिया है आपसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन निकालने का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था जिसमें क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका सेल्स होता है और मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो यहाँ पर आपसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछा है तो अगेन यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो भी सेल्स है और मल्टीप्लाई कर दोगे आप उसको 100 से। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है 30 लाख का, सेल्स आपको 80 लाख का दे रखा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 37.5 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए जो भी आपका रेवेन्यू होता है ना, उसको जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉक से माइनस करते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो मैंने उसका एक स्पेशल सेशन ही कराया है जिसमें हमने सारे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो उसको आप लोग एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। आगे चलते हैं। Which accounting equation represent the relationship between asset, liability and bank capital? जिसको ऑनर्स कैपिटल के भी नाम से आप जानते हो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अकाउंटिंग इक्वेशन आपसे पूछा गया है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बताया भी था, इससे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी कराए हैं। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो भी आपकी लाइबिलिटीज होती है प्लस जो आपका बैंक कैपिटल होता है, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर अ बिजनेस? अब ट्रेडिशनल 2 मेजर्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, बेसिक सा सवाल पूछा है आपसे यहाँ पर। कौन से 2 होते हैं? एक होता है जिसको हम रिटर्न ऑन एसेट्स के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है जिसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। फॉर्मूला यहां पर आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स पे हमने एक न्यूमेरिकल किया है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दूसरा फॉर्मूला होता है इसका नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। अब दोनों में से किसी पे भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहीं पे मुझे अगर रिटर्न ऑन एंटिटी निकालना, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल, आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अब अगेन यहाँ पर लिवरेज रेशियो निकालने को पूछते हैं। लिवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं? तो लिवरेज रेशियो निकालने के लिए आपका होगा बैंक एसेट्स डिवाइडेड बाय बैंक का कैपिटल। तो 2-3 फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। डन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब 3 यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं और 3 यहाँ पर नीड्स भी लिखे हैं। अब आपको बताना है कौन किससे मैच कर रहा है। तो कोर सेविंग अकाउंट फिजियोलॉजिकल नीड,
होम इंप्रूवमेंट लोन, स्टीम नीड, रिटायरमेंट सॉल्यूशन, सोशल नीड। अब देखिए फिजियोलॉजिकल नीड होता कौन सा नीड है, तो ये बेसिक नीड होता है जहां पर एक पर्सन रोटी कपड़ा और मकान के बारे में जिक्र करता है, डिजायर करता है, तो ये आपका बेसिक नीड है। तो इस बेसिक नीड को अंडरस्टैंड करके बैंक आपको बेसिक सेविंग अकाउंट, कोर सेविंग अकाउंट आपको प्रोवाइड करती है। तो बिल्कुल ही पहला तो करेक्ट मैच है। स्टीम नीड में होम इंप्रूवमेंट लोन, अब स्टीम नीड वो नीड होता है जिसमें आप सेल्फ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स डिमांड करते हो। तो यहां पर बैंक आपके इस नीड को अंडरस्टैंड करके होम इंप्रूवमेंट लोन देती है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। रिटायरमेंट सॉल्यूशन, तो सोशल नीड वो नीड होता है ना जिसमें आप लव एंड बिलोंगिंग्स की बात करते हो, डिजायर करते हो, यानी कि आपको घर से प्यार हो सकता है, आप मैरिज करते हो, शादी वादी करते हो, तो ये आपका सोशल नीड में आता है। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करके बैंक आपको रिटायरमेंट सॉल्यूशंस तो नहीं देगी, आपको यहाँ पर होम लोन दे सकती है, कार लोन दे सकती है, पर्सनल लोन दे सकती है। रिटायरमेंट सॉल्यूशन कौन सा नीड पे आता है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है। ये टॉप मोस्ट आपका नीड होता है। ये ऐसा नीड है जिसमें आप सिर्फ डिजायर करते हो, आप अपने पैशन को फॉलो करते हो। ठीक है, क्योंकि आपने सारे स्टेजेस को यहाँ पर ओवरकम कर लिया है, सारे स्टेजेस को फुलफिल कर लिया है। नाउ इट्स हाई टाइम कि आप अपने पैशंस पे वर्क करो, आप अपने ड्रीम पे वर्क करते हो। ठीक है, तो ये जो स्टेज होता है, फाइनल स्टेज होता है जिसमें आपको रिटायरमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो करेक्ट आंसर होगा, पहला और दूसरा ही आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप थोड़ा सा डेटा देख लीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस किस में दिए जाते हैं। तो देखिए 5 नीड्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग जिसको आप सोशल नीड से जानते हो, सोशल नीड भी इसको बोलते हैं, स्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके का प्रोडक्ट्स दिया जाता है। एक बार इस प्रोडक्ट को जरूर गो थ्रू कीजिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन इससे आते हैं। Why does a bank calculate FOIR, fixed obligations to income ratio? क्यों बैंक कैलकुलेट करती है? बैंक यहाँ पर FOIR को कैलकुलेट करती है क्योंकि मेक श्योर करती है कि कोई कस्टमर जो लोन ले रहा है, तो आफ्टर पेइंग ऑल द EMI उनके पास सफिशिएंट अमाउंट बचना चाहिए जिससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टू इंश्योर अ मिनिमम नेट टेक होम पे इज मेंटेन्ड आफ्टर द लोन रिपेमेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रजिस्टर्ड बाय RBI? तो 4 कंपनीज को रजिस्टर किया गया है RBI के द्वारा। अब 4 यहाँ पे नाम तो है लेकिन एक इसमें गलत नाम है, क्रिसिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन या ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिसिल इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट रजिस्टर्ड बाय RBI। तो कौन कौन सा रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिबिल है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है एंड क्रिफ है। तो ये 4 जो CIC कंपनीज है ना, वो RBI के द्वारा रजिस्टर किया गया है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिगर फॉर ऑपरेटिंग रिस्क? अब ट्रिगर पूछा है ऑपरेटिंग रिस्क से रिलेटेड, कस्टमर फेल्स टू पे, लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटेजी, चेंज इन द मार्केट प्राइसेस या प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड। तो ऑपरेटिंग रिस्क का ट्रिगर क्या होता है, प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो कितने तरीके के रिस्क होते हैं, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क, मार्केट रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क कब होता है, जब कस्टमर फेल हो जाता है रीपे करने में अमाउंट को, तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क देखने को मिलता है। बिजनेस रिस्क कब होता है, जब आप मनी लूज करते हो ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटेजी। मार्केट रिस्क में क्या होता है, जब मार्केट में प्राइसेस वगैरह चेंज होते हैं तब आपको फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलता है। एंड ऑपरेटिंग रिस्क का ट्रिगर क्या है, प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड। तो जो भी आप ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो उसमें अगर कोई फेलियर वगैरह देखने को मिलता है तो आपको ऑपरेटिंग रिस्क का वो ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 रिस्क है, चारों के ट्रिगर्स आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम डेज फॉर अ फिक्स डिपॉजिट? बताना है आपको मिनिमम और मैक्सिमम डेज। तो 7 आपका मिनिमम डेज होता है और मैक्सिमम आपका 10 ईयर्स होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। What is the income limit for the eligibility under the central sector interest subsidy scheme? तो ये जो स्कीम लाई गई थी, तो इसका इनकम जो लिमिट है ये क्या था, तो इनकम लिमिट इसका था 4.5 लाख पर ईयर के हिसाब से। तो जो भी आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनके लिए सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम को लाया गया था, जिसमें जब भी वो कस्टमर्स इस तरीके के EWS कैटेगरी के अगर पर्सन है, अगर वो लोन ले रहे हैं तो उनको यहाँ पर सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, छूट जिसको आप बोलते हो। तो 4.5 लाख अगर पर ईयर उनकी इनकम होगी तो वो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
व्हाट इज द इनकम क्राइटेरिया फॉर द लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना? तो इनकम क्राइटेरिया क्या है LIG कैटेगरी का? अप टू 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 12 लाख या 12 से 18 लाख। तो इसका जो इनकम क्राइटेरिया आता है 3 से 6 लाख आता है। अप टू 3 लाख किसका होता है? EWS का होता है। 6 से 12 लाख किसका होता है? MIG ग्रुप 1 का होता है। एंड 12 से 18 लाख MIG ग्रुप 2 का होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप यहाँ पर इनकम क्राइटेरिया देख सकते हो, सारे ग्रुप्स का लिखा हुआ है और इंटरेस्ट सब्सिडीज भी लिखे हुए हैं। तो आप इस दोनों को तो जरूरी देख के जाना। मैक्सिमम टेन्योर सभी का 20 इयर्स है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS, LIG, MIG किसी भी ग्रुप का कि मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है, तो 20 इयर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फॉर होम लोन अबव ₹75 लाख, 75 लाख से अबव है तो व्हाट इज द RBI मैक्सिमम परमिटेड लोन टू वैल्यू? अबव 75 की बात कर रहा है तो 75% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर अप टू 90%, अगर अप टू 30 लाख की बात की गई होती तो वहां पर क्या हो जाता? 90% हो जाता। ठीक है, यहाँ पर आप डेटा भी देख सकते हैं। अप टू 30 लाख है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? LTV 90%। अगर ये 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो मैक्सिमम आपका LTV कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। अबव 75 पूछा है तो इसलिए 75% होगा। ठीक है, चलिए रुपे कार्ड को किसने लॉन्च किया है? RBI, SBI, NPCI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो NPCI के द्वारा रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके 4 वेरिएंट होते हैं, क्लासिक, प्लेटिनम, बिजनेस प्लेटिनम और सेलेक्ट। तो ये आपके 4 तरीके के वेरिएंट्स होते हैं रुपे के। क्लासिक क्या होता है? बेसिक फीचर्स वाला आपका कार्ड होता है। प्लेटिनम में आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट लॉन्जेस एक्सेस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, इंश्योरेंस कवर्स प्रोवाइड किया जाता है। बिजनेस प्लेटिनम क्या होता है? बेसिकली इसको डिजाइन ही किया गया कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए। सेलेक्ट कौन सा होता है? तो जितने भी आपके एफ्लुएंट कस्टमर्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए सेलेक्ट रुपे कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following payment system can be used by individuals without a bank account to deposit cash? कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, अब उसका किसी भी पर्टिकुलर बैंक में बैंक अकाउंट नहीं है बट उसको कैश में डिपॉजिट करना है, तो कहाँ पे वो क्या कर सकता है? RTGS कर सकता है, IMPS कर सकता है, UPI कर सकता है, NEFT कर सकता है। तो NEFT कर सकता है। तो जितने भी ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका बैंक अकाउंट पर्टिकुलर बैंक में नहीं है, यानी कि ये वॉक इन कस्टमर है, तो वो नेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना लिमिट होता है? 50,000 इनका यहाँ पर नेफ्ट में लिमिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the stipulated period for resolving a borrower's complaint by the regulated entities as per the guidelines? तो यहाँ पर क्या एक कंप्लेन रिजॉल्व करने का टाइमलाइन होता है? 30 days इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। एज पर द RBI गाइडलाइंस, लोन डिसबर्सल एंड रीपेमेंट शुड टेक प्लेस बिटवीन बोरोवर एंड लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, बोरोवर एंड अ थर्ड पार्टी एजेंट, बोरोवर एंड अ रेगुलेटेड एंटिटी या लोन सर्विस प्रोवाइडर एंड अ थर्ड पार्टी एजेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोरोवर एंड रेगुलेटेड एंटिटीज। कोई भी थर्ड पार्टी का यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए एज पर द RBI गाइडलाइन। तो जब भी लोन डिसबर्सल हो रहा है, रीपेमेंट हो रहा है, मेक श्योर कि बोरोवर्स एंड रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में ही चीजें हो रही हैं। थर्ड पार्टी एजेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हु पॉइंट द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो जॉन मैकार्थी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं AI के। तो हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल होता है, एजुकेशन, लॉ, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सेक्टर्स में, हर सेक्टर में आज के डेट में आप देखोगे AI का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने वर्क को और ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए। AI होता क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो कि एक मशीन है, मशीन जो ह्यूमन की तरह सोचता है, थिंक और एक्ट लाइक अ ह्यूमन। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। Which of the following bank introduced the fingerprint verification? फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? बैंक ऑफ अमेरिका, SBI, सिटी बैंक या PNB? तो बैंक ऑफ अमेरिका वो ऐसा बैंक है जिसने फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखी हुई है जो आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लाया गया था? तो डायनर क्लब्स के द्वारा पहला यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन एंड EMV चिप कार्ड की बात की गई है। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया है फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन एंड टच ID इन 2015। ठीक है, तो ये डेटा आपको गो थ्रू करना है। आइए बात करते हैं।
Which self-service kiosk powered by AI allow customers to easily print and update their passbook using barcode technology? तो कौन सा ऐसा सेल्फ सर्विस कियोस्क है जो कि AI बेस्ड है, जिससे आप इजिली प्रिंट और अपडेट कर सकते हो अपने पासबुक को यूजिंग बारकोड टेक्नोलॉजी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं। और ये स्वयं किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो SBI के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। या ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी स्वयं इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं पासबुक अपडेशन कियोस्क सेल्फ सर्विस मोड में स्वयं, जो SBI के द्वारा। एक चैटबॉट भी SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? SIA। SIA क्या होता है? SBI इंटेलिजेंस असिस्टेंट, ठीक है, फॉर द कस्टमर इंटरेक्शन। सिंप्लीफाई करने के लिए कस्टमर इंटरेक्शन को चैटबॉट, SIA नाम का चैटबॉट SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ईवा किसका है? HDFC के द्वारा। HDFC। एक मैंने आपको कोड फॉर बैंक बताया था जो SBI के द्वारा किया गया है, क्या नाम है उसका? हैकेथॉन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। आइए, ई ऑक्शन प्रोसेस अंडर द सरफेसी एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ फॉर सेल वैल्यू इज लेस देन 5 लाख। अगर लेस देन 5 लाख है तो ई ऑक्शन प्रोसेस नेसेसरी नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं होता। आप यहाँ पर मैनुअल ऑक्शन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। पे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। रिकवरी लोन्स थ्रू लोक अदालत कैन बी रिसोर्टेड टू बाय बैंक्स अप टू अ लिमिट ऑफ। अब जब लोक अदालत में आप रिकवरी के लिए जाते हो, लोन रिकवरी के लिए, तो क्या आपका यहाँ पर लिमिट होता है? मैक्सिमम लिमिट की बात की जा रही है, तो 20 लाख होता है। इवन आप DRT में भी अगर जाते हो ना, तो DRT के भी केस में आपका जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो 20 लाख ही होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a main element of MIS? Integrated system for the user, database linking various software, user machine interface या सोशल मीडिया पोस्टिंग? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सोशल मीडिया पोस्टिंग आपका मेन एलिमेंट MIS का नहीं होता है। तो कितने मेन एलिमेंट होते हैं? 5 मेन एलिमेंट होते हैं। पहला इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटाबेस है, तीसरा यूजर मशीन इंटरफेस है, चौथा आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस फॉर ऑल द मैनेजमेंट लेवल एंड लास्ट वन इज योर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। तो ये 5 आपके मेन MIS के एलिमेंट्स होते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक विल पब्लिक सेक्टर बैंक्स होल्ड इन NARCL? तो कितना स्टेक है? कल भी मैंने ये चीज बताई थी आपको, 51%। और रेस्ट 49% किसके द्वारा है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बाकी NBFCs के द्वारा है, ठीक है। चलिए, और भी यहाँ पर काफी सारी डिटेल दी हुई है। तो NARCL जो है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसको कब जो है लाइसेंस दिया गया था? तो RBI के द्वारा 4 अक्टूबर 2021 में इसको लाइसेंस दिया गया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक आप देख सकते हो स्टेक कितना है? 51% है। बाकी रेस्ट बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के हैं। चलिए, इनका काम क्या होता है? तो जितने भी बैड लोन्स होते हैं उसको बैंक से बाई करना NARCL का काम होता है, ठीक है। In a securitization process, who is typically responsible for establishing the special purpose vehicle? Special purpose vehicle को यहाँ पर establish करने के लिए responsible कौन होता है? कल भी मैंने आपको बताया था। तो स्पॉन्सर यहाँ पर responsible होता है। ये टेक केयर करता है, मेक श्योर करता है कि जो भी हमने यहाँ पर जिस भी पर्पस के लिए SPV को बनाया है, वेदर वो इस चीज को फॉलो कर रहा है, उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये काम किसका होता है? स्पॉन्सर का काम होता है, ठीक है। सारी का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। Which of the following is not one of the 7 P's of the marketing mix? 7 P's हमने देखा, कल भी देखा था। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। प्राइस, पीपल, प्रमोशन और प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आपका 7 P's में नहीं आता है, प्राइस, पीपल, प्रमोशंस आते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे हैं, जैसे कि फिजिकल एविडेंस हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, पीपल, प्राइस, प्रमोशंस हो गए, फिजिकल एविडेंस हो गए, अच्छे से लिख दे रही हूँ, एविडेंस, प्रोडक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, प्लेस हो गया। तो ये आपके 7 टोटल 7 P's होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is not a technology alternative used in UPI 1 to 3 पे? 4 टेक्नोलॉजीज होती है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा टेक्नोलॉजी नहीं होता है। तो IVR बेस्ड पेमेंट होता है, मिस्ड कॉल पेमेंट होता है, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पेमेंट नहीं होता है, साउंड बेस्ड पेमेंट होता है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौथा कौन सा टेक्नोलॉजी है, तो आपका यहाँ पर फीचर्ड फॉर पेमेंट ऐप। तो ये 4 आपके टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं फॉर द यूपीआई 1 to 3 पे। आपको मैं बता दूं कि ये विदाउट इंटरनेट चलते हैं और इसको लाया गया है फॉर द फीचर्ड फोन, डब्बा फोन के लिए, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एटीएम बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस। तो 2 टाइप्स के एटीएम्स बताने हैं, तो ऑन साइट और ऑफ साइट 2 तरीके के एटीएम्स होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन साइट एटीएम्स देखोगे कि लोकेटेड होते हैं विद इन द ब्रांच प्रीमाइसेस। ऑफ साइट एटीएम्स आप इंस्टॉल करते हो आउटसाइड द ब्रांच लोकेशन, जैसे कि मॉल हो गया, मार्केट, पब्लिक प्लेसेस। तो ये दोनों याद रखिएगा। What is the primary role of the direct selling agents in banking sector? Conducting credit risk analysis, sourcing business for the bank on a fee basis, managing the bank's internal operations, conducting loan approval. Correct answer क्या हो जाएगा इसका? Sourcing business for banks on a fee basis. What is the primary objectives of the co-lending model introduced by RBI? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस को-लेंडिंग मॉडल को लाने का? इम्प्रूव द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्टर। तो यहाँ पर जो भी बैंक्स होते हैं एंड एनबीएफसीज होते हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जिसमें बैंक का क्या काम होता है कि यहाँ पर कम प्राइस में यानी डिस्काउंट प्राइस पे लोन देना, जितने भी अनसर्व्ड और अनडिजर्व सेक्टर यानी कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको लोन देना। एनबीएफसी का काम क्या होता है? रीच करना टू द कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को लाने का काम एनबीएफसी का होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सीआरएम? क्या प्राइमरी पर्पस होता है इसका? तो टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद स्पेसिफिक कस्टमर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीएसबीआई कंडक्ट रिसर्च, और किस पे रिसर्च कर रही है बीसीएसबीआई? तो कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, इस पे यहाँ पर रिसर्च किया जा रहा था बीसीएसबीआई के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे बीसीएसबीआई के। तो पहला एम क्या था? डेवलप एंड प्रमोट करना कोड को। ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस वॉचडॉग है जो कि मॉनिटर करता था और इंश्योर कर रहा था कि वेदर जो भी कोड्स वगैरह इनके द्वारा लाया जा रहा है उसको वॉलंटरी बैंक अडॉप्ट कर रही है कि नहीं। रिसर्च कर रही थी ये, ठीक है, कोड्स पे, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स पे इन इंडिया एंड ग्लोबली। इवन यहाँ पर आप देखोगे कि अग्रीमेंट्स बैंक के साथ यहाँ पर इन्होंने बनाया था ऑब्जर्व करने के लिए कि जो भी कोड्स है और जो भी ट्रेनिंग है क्या एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से इस स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग दिया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द की कमिटमेंट्स ऑफ द मेंबर बैंक्स टू द कस्टमर? नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द एज, रेस और जेंडर, offering only high interest loan to the specific communities, providing secure and convenient digital banking system, acting fairly and reasonably in all the customers dealing। तो not a part की बात की गई है, तो offering only high interest loan to a specific communities। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको हटा दीजिए, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑफरिंग ओनली हाई इंटरेस्ट लोन टू ए स्पेसिफिक कम्युनिटीज आपका कमिटमेंट नहीं है, बाकी सारे आपके कमिटमेंट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following techniques is commonly used in the marketing research to gather the data? गैदर करना है डेटा को इन मार्केटिंग रिसर्च, तो किस तरीके से गैदर किया जाता है? तो यहाँ पर आप देखोगे फील्ड सर्वे किया जाता है, ठीक है, इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं, और मार्केटिंग रिसर्च ना स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है रिगार्डिंग द मार्केट, ठीक है। तो इसके लिए इनको फील्ड सर्वे वगैरह करना होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करती है, जैसे फील्ड सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, डीलर सर्वे हो गया, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, Which of the following tools can be used for the decision support? Decision support के लिए कौन सी टूल का इस्तेमाल किया जाता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए, व्हाट इज एसआईपी? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात की गई है। तो ये एक प्लान होता है जहां पर इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट करता है फिक्स अमाउंट रेगुलरली टू अ म्यूचुअल फंड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या है? एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी इज जस्ट लाइक योर मंथली सैलरी, जिसमें जो ऑलरेडी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें से हर महीने आप कुछ अमाउंट्स को विड्रॉ कराते हो, उसको एसडब्ल्यूपी कहते हैं, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
Which of the following is not considered as an alternative asset? सबसे पहले तो alternative assets क्या होता है, तो ये वो assets होते हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, सिग्निफिकेंस होता है, उसको हम alternative assets बोलते हैं, टोटली डिफरेंट होता है बाकी इन्वेस्टमेंट से। तो आपको बताना है प्रीशियस मेटल, फाइन वॉइन्स, म्यूचुअल फंड या रेयर स्टैम्प। तो म्यूचुअल फंड आपका ऑल्टरनेटिव एसेट्स नहीं होता है, इसके अलावा सारे आपके ऑल्टरनेटिव एसेट्स होते हैं। और भी ऑल्टरनेटिव एसेट्स के यहाँ पर एग्जांपल है, आप देख सकते हैं आर्ट एंटिक्स है, रेयर स्टैम्प है, कॉइन है, स्पोर्ट कार्ड्स है, विंटेज कार्ड्स है, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स होते हैं। विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड अलाउ इन्वेस्टर्स टू बाय एंड रिडीम यूनिट्स एट एनी टाइम? तो एनी टाइम कभी भी आप बाय कर सकते हो, कभी भी रिडीम कर सकते हो। क्लोज एंडेड फंड, ओपन एंडेड फंड, फिक्स डिपॉजिट फंड या लॉक इन फंड। तो ओपन एंडेड फंड म्यूचुअल फंड जो होता है, इसमें इन्वेस्टर्स को अलाउ होता है, कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी रिडीम कर सकते हो यूनिट्स को एनी टाइम। लेकिन जो क्लोज एंडेड फंड होता है ना, इसमें आप जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती है, जब तक उसका लॉक इन पीरियड खत्म नहीं होता है, तब तक आप उसको रिडीम नहीं कर सकते हो। तो टिपिकली 1 से 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड आपको क्लोज एंडेड फंड में देखने को मिलता है। Which of the following is not the element of investment? इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट का? ई लिक्विडिटी, सेफ्टी, रिटर्न एंड रस्ट। तो ई लिक्विडिटी नहीं होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? रिटर्न होता है, रस्ट होता है, टाइम होता है, सेफ्टी होता है एंड लिक्विडिटी होता है। ठीक है, चलिए। सेबी हैज मैंडेटेड दैट वन मस्ट हैव अ मिनिमम कॉर्पस ऑफ INR डैश टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो सेबी के द्वारा मिनिमम अमाउंट को यहाँ पर मैंडेट किया गया है कि अगर कोई भी कस्टमर या कोई भी इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लेना चाहता है तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? 100 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ या 25 लाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 लाख इज योर करेक्ट आंसर। Which document help a taxpayer verify the TDS amount deducted and claim credit while filing their income tax return? तो TDS के लिए आप जब इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करता है? तो फॉर्म 26A इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। Which of the following is not allowed as a deduction under the new tax regime? तो न्यू टैक्स regime के अंदर कौन सा इसमें से डिडक्शन अलाउ नहीं होता है? लीव, ट्रैवल अलाउंस, transport allowance for specifically abled people, deductions for employment of a new employee या depreciation। तो अलाउ कौन सा नहीं होता है? LTA, जिसको लीव ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं। इसके अलावा कौन कौन सा डिडक्शन है, कौन कौन सा एग्जम्पशंस है, ये दोनों ही मैंने यहाँ पर आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया है। आप इस डेटा को गो थ्रू जरूर कीजिएगा कि कौन कौन से एग्जम्पशंस हैं और कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड है इन न्यू टैक्स रेजिम में। ठीक है, आप सिर्फ ये याद रख लेना कि डिडक्शन कौन कौन सा अलाउ है, उसके बाद बाकी जितने भी आएंगे वो कोई भी अलाउ नहीं है। दैट्स इट। तो 6 आपके डिडक्शंस हैं जो अलाउ होते हैं, वो आप यहाँ पर डेटा को गो थ्रू कीजिएगा। When is a monetary gift tax under the income tax act? तो कब मॉनेटरी गिफ्ट पे टैक्स लगता है? अगर टोटल वैल्यू एक्सीड कर जाता है 50,000 से ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनकम टैक्स इज लेवाइड ऑन द इनकम ऑन ड्यूरिंग विच ईयर? तो जो इनकम टैक्स आप फाइल करते हो तो कौन से ईयर में आप अर्न किए होते हो जिसको आप बाद में उस पर इनकम टैक्स फाइल करते हो? तो फाइनेंशियल ईयर का करेक्ट आंसर होगा। क्या डिफरेंस होता है फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर में? तो फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो। असेसमेंट ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है जिसमें आप इनकम टैक्स फाइल करते हो। तो जैसे 2021 से 2022 में अप्रैल 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है, राइट? तो ये 2021 और 2022 में जो भी आपने इनकम अर्न किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके लिए जो आप टैक्स फाइल करते हो कौन से ईयर में करते हो? 2022 से 2023 में फाइल करते हो। इसी को असेसमेंट ईयर बोला जाता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज द इंटरेस्ट इन सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड? क्या इंटरेस्ट होता है सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड में? तो 2 आपका यहाँ पर फिक्स जो इंटरेस्ट रेट होता है 2.5% पर एनम पेड हाफ ईयरली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस डज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रोवाइड? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की जा रही है, जीवन की बात की जा रही है, तो लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर आपको टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या इसका एलिजिबिलिटी होता है? तो 18 से 50 साल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है।
एक पर्सन एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है इस स्कीम के तहत। इसमें एनुअल प्रीमियम आपको 436 रुपीज पर मेंबर के हिसाब से देना पड़ता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख आपको यहाँ पर दिया जाता है। आपके जो भी बेनिफिशियरीज होते हैं, नॉमिनी होते हैं, उनको यहाँ पर 2 लाख प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 3 डेटा आप यहाँ पर याद रखिएगा। ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय बैंक्स आर मेंट फॉर, ये ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है बैंक के द्वारा ऑफर किया जाता है, ये किसके लिए होता है? इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स ओनली, स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ओनली, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली। तो ये जो आपका ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है ना, स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो। टाइप्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, डेथ या एक्सीडेंटल कवर जिसको बोलते हैं, और दूसरा डायनेमिक कवर ऑन अ रिड्यूसिंग बेसिस। ठीक है, लोन अकाउंट्स की बात की जा रही है। तो ये आपको कवर करता है स्पेसिफिक क्लियरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ 50 क्वेश्चंस थे जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ। गाइस ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। अच्छे से कल आप लोग पेपर दीजिएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा। एग्जाम देने के बाद जब आप लोग आओगे तो प्लीज मुझे बताना कि जो भी मैंने पढ़ाया है क्या उसमें से आपके क्वेश्चंस आए हैं, क्या आपको काफी ज्यादा हेल्प किया है आरबीडब्ल्यूएम के मेरे एमसीक्यू सीरीज। जरूर आप लोग किसी भी सेशन में आकर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ये अभी सीरीज जा रहा है, क्या इसमें भी आप बता सकते हो, मैराथन सेशन में भी, किसी में भी आप आके प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, हेल्प किया है नहीं किया है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, सारी चीजें आप लोग बताइएगा। अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए और 2x के स्पीड पे सारे मेरे एमसीक्यू सीरीज को आप जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप जितने भी लोग हैं जो अजायब एग्जाम्स दे रहे हैं, आरबीडब्ल्यूएम का पेपर दे रहे हैं, सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे कल क्वेश्चंस के साथ, एनालिसिस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।